गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मैं संजय कुमार आज जनवरी 2020 का तीसरा पाठ लेकर तैयार हूँ। इसके पहले हमने 1-2 पार्ट को क्लियर कर दिया है और इसमें 50-50 टॉपिक को हमने क्लियर किया है। शेष 50 टॉपिक और बाकी है जिसका क्लियरेंस पार्ट 3 में होगा, ये ध्यान में रखेंगे। पार्ट 3 में हम 50 टॉपिक को क्लियर करेंगे, 50 टॉपिक को क्लियर करेंगे। जनवरी 2020 में लगभग 150 टॉपिक है और इसको हमने 3 भागों में बांटा था। 1, 2, 3। 1, 2 क्लियर हो गया है और ये तीसरा भाग है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं तीसरा भाग पर। और ये जो है हमारा सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एनालिटिकल स्टडी होगा करेंट अफेयर का, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो भी पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए यह वीडियो डिस्कशन बड़ा इम्पॉर्टेंट साबित होगा। और इसमें हमने 150 पॉइंट बनाया था, 100 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। चलते हैं आज 101 से लेकर 50 तक चलेंगे। 101 से लेकर 150 तक आज हम स्टडी करेंगे, इसे ध्यान में रखना है। और हर पॉइंट को बारीकी से हम स्टडी करेंगे। और हमने यहाँ तक पार्ट 2 में पढ़ चुका था। ये 100 टॉपिक है, 100वां टॉपिक यही है। 101 यहाँ से शुरू होगा, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं। पहला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 जो है ये 26 जनवरी 2020 को घोषणा किया गया और इसे 49 बच्चों को प्रदान किया गया। कितना बच्चों को? 49 बच्चों को प्रदान किया गया है। और इसकी 2 श्रेणियाँ हैं। 2 श्रेणी इसमें दिया जाता है, जिसमें पहला बाल शक्ति और दूसरा बाल कल्याण पुरस्कार है। इसके तहत 1 लाख रुपया प्रदान किया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। और ये बच्चों में असाधारण प्रतिभा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार तो दिया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न पूछेगा किस मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय। किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है, तो बच्चों में असाधारण प्रतिभा स्पष्टीकरण हेतु। और ये कब दिया जाता है, तो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया है। ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है उसका प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, तो ये भोपाल में खोला गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर कंप्यूटर और मोबाइल से लेकर चेंजर तक को प्रोसेसिंग किया जाएगा। और ये ध्यान में रखना है, ये प्रोसेसिंग सेंटर है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया? भोपाल में, बड़ा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। तो यहाँ से बराबर क्वेश्चन आता है कि भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें टोटल 180 देश शामिल हैं और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर करप्शन का क्या लेवल है यह जाना जाता है। पब्लिक सेक्टर और जुडिशरी में इसमें शामिल किया गया है, इसे ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। और इस इंडेक्स में बिजनेस सेक्टर को शामिल नहीं किया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर जिसका स्कोर सबसे कम होता है वो अधिक भ्रष्ट होता है, जिसका स्कोर सर्वाधिक होता है वो सर्वाधिक ईमानदार होता है। लेकिन सबसे कम भ्रष्ट देश जो हैं नंबर 1 पर होते हैं और सर्वाधिक भ्रष्ट देश है जिसका लास्ट स्थान होता है। तो नंबर 1 पर कौन? सबसे कम भ्रष्ट देश कौन? तो डेनमार्क 87 स्कोर है और दूसरा न्यूजीलैंड 87 स्कोर है। और भारत का स्थान जो है 80 है, इसे ध्यान में रखना है। और इसका स्कोर क्या है? 41, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दुर्भाग्य की बात है कि 16 के सापेक्ष 20 तक हमारा
करप्शन इंडेक्स यानी भारत में करप्शन बढ़ा है। 2018 में ये था 78 और 2019 में कितना हो गया 80। इसका मतलब भ्रष्टाचार देश में बढ़ा है, ध्यान में रखेंगे। 20 का ये रिपोर्ट है, सही है, लेकिन ये 19 का है, ये 20 में पेश किया गया है, ध्यान में रखना है। सर्वाधिक भ्रष्ट देश की बात होगी तो सोमालिया सर्वाधिक भ्रष्ट है और उसका स्थान 180 है। स्कोर कितना 9। तो जो सबसे कम भ्रष्ट है उसका स्कोर सर्वाधिक है और वो डेनमार्क है, और जो सर्वाधिक भ्रष्ट है उसका स्कोर सबसे कम है, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, गजनवी मिसाइल। ये जो गजनवी मिसाइल है इसका जो रेंज है 290 से लेकर 320 किलोमीटर तक, और इसे हथ्व 3 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछता है यह किस देश का मिसाइल है, तो ये पाकिस्तान का मिसाइल है। कहाँ का मिसाइल, पाकिस्तान का मिसाइल, ध्यान में रखना है। और अपने साथ ये 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। तो ये गजनवी मिसाइल किस देश का, तो पाकिस्तान का। मारक क्षमता कितना है, तो 290 से लेकर 320 किलोमीटर, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण भारत के संदर्भ में अभी हुआ है कि चालू खाता घाटा भारत का जीडीपी का कितना 3.6%, भारत का विकास दर 5.8% किसके अनुसार, आईएमएफ के अनुसार 2021 में, और 21-22 के लिए 6.5%। लेकिन ये सारा अनुमान जो है फेल होने वाला है, क्योंकि कोरोना का जो अटैक है इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, इसे ध्यान में रखेंगे। जबकि वर्ल्ड बैंक ने 2021 के लिए भारत का विकास दर कितना तय किया, 5.8%। जहाँ तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान की बात है तो 63 है। कितना है, 63वां स्थान है, ध्यान में रखेंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ऑलरेडी ये पिछले एक साल का इकोनॉमिकल रिपोर्ट है 19-20 का, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। कहा इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2025 तक भारत में 4 करोड़ लोग रोजगार 4 करोड़ लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा, और 2030 तक 8 करोड़ लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होगा। ये ध्यान में, ये मार्केट रिपोर्ट है, इसे ध्यान में रखना है। और ये रोजगार कौन पैदा करेगा, तो मेक इन इंडिया पैदा करेगा। मेक इन इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत आयात प्रतिस्थापन को बढ़ाना है, अर्थात जिस वस्तु का हम आयात कर रहे थे विदेशों से उसको खुद देश के अंदर बनाना है। इससे रोजगार उत्पन्न होगा और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और एक्स्ट्रा हम निर्यात कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिम बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपए सूरीनाम को लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया गया है। सूरीनाम देश है और इसे लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है, ध्यान में रखना है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट समझिए और बिजनेस लोन दोनों में अंतर होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है बिजनेस बढ़ाने के लिए दिया जाता है, लेकिन यह किसी देश को दिया जाता है, और बिजनेस लोन किसी एक कंपनी को दिया जाता है, ध्यान में रखना है। और ये जो दिया जाएगा एग्जिम बैंक के द्वारा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा जो निर्यातकों को दिया जाएगा जो आयात निर्यात करते हैं। एग्जिम बैंक क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना 1982 में हुआ, ये ध्यान में रखना है, और आयात निर्यात करने वाले व्यापारियों को वित्तीय सुविधा प्रदान करती है। इसका उद्देश्य क्या होगा, सूरीनाम में इलेक्ट्रिक सप्लाई, वाटर सप्लाई पर विशेष खर्च किया जाएगा और लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है ये ध्यान में रखना है, विभिन्न संस्थान को दिया जाता है और ये देश को दिया जाता है और सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है, ध्यान में रखना, ये सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है। 250 करोड़ रुपया दिया है लाइन ऑफ क्रेडिट, और सूरीनाम को यूपीएससी का बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट और बिजनेस लोन को समझ लेना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, WBTI वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव, इसने अभी रिपोर्ट जारी किया है
कि स्तनपान दर सर्वाधिक वर्ल्ड में कहाँ है? तो स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग जो है पूरे वर्ल्ड में श्रीलंका का प्रदर्शन दी बेस्ट है। अर्थात अपने बच्चों को लालन पालन के क्रम में माँ का दूध बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और स्तनपान में श्रीलंका आगे है। अर्थात वहाँ के बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होगी क्योंकि स्तनपान वहाँ सर्वाधिक है। बच्चों का सर्वोत्तम आहार क्या है? माँ का दूध, बड़ा इम्पॉर्टेंट। तो इसमें ये जाना जाता है कि शिशु और युवा को खान पान का प्रथा क्या है, स्टाइल क्या है। और इस स्थिति में भारत का स्थान कैमा 78 है। 97 देशों में भारत का स्थान कैमा 78, यानी हमसे 77 देश बढ़िया है। ये वहाँ का स्तन ब्रेस्ट फीडिंग जो स्टाइल है वो काफ़ी ठीक ठाक है। दुर्भाग्य की बात है कि हमने लक्ष्य रखा है 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कर देना, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में हमारा स्थान ठीक ठाक नहीं है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाल कुपोषण हमारे यहाँ सर्वाधिक है और ये जो कुपोषण है टीबी रोग पैदा करता है, सारी बीमारियों का जड़ है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ MOU साइन किया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स आप जानते हैं और मेलिंडा गेट्स उसकी पत्नी है और ये दोनों ऑलरेडी इसका फाउंडेशन MOU साइन किया है। MOU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है और इसका उद्देश्य है कि ज़मीनी स्तर पर ग्रामीण संस्थाओं को मजबूत करना। और यह साइन किसके साथ किया है? तो भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रोजगार सृजन और जीवन में सुधार पैदा करना। इसका मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर, ये ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री और कृषि मंत्री कौन है? तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 26 जनवरी 2020, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक डे और बराबर पूछा जाता है कि चीफ गेस्ट कौन? तो 2020 का चीफ गेस्ट जो है ब्राज़ील का राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। कौन? ब्राज़ील का राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो है, ध्यान में रखना है। और इन दोनों के बीच में, भारत और ब्राज़ील के बीच में 15 समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। याद कीजिए 63वीं BPC में पूछा था प्रश्न कि भारत और फ्रांस के बीच में कितना समझौता हुआ है, तो उस समय भी 15 समझौता हुआ था और यहाँ भी 15 समझौता हुआ है। लेकिन फ्रांस नहीं, ब्राज़ील के साथ बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। और दोनों के बीच में भी वर्तमान की स्थिति क्या है? 8.2 अरब डॉलर का व्यापार होता है भारत और ब्राज़ील के बीच में, ये भी ध्यान में रखना है। ब्राज़ील एक देश है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, मालदीव अभी चर्चा में है। मालदीव अभी हाल में चर्चा में इसलिए कि भारत ने मालदीव को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज आपूर्ति किया है। वहाँ पर ये बीमारी फैला था और यह डोज आपूर्ति किया है, ध्यान में रखना है। और इससे क्या होगा? दोनों के देशों के बीच में सद्भावना और एकजुटता बढ़ेगी। और ये मेजल्स रूबेला क्या है? ऑलरेडी ये वायरस बीमारी है, संक्रामक बीमारी है और इसके लिए टीका लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बचाव के लिए ये ध्यान में रखेंगे, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हिमालय द्वीप जो है ऑलरेडी ये कहाँ है? तो ये मालदीव में है, ध्यान में रखना है। इस द्वीप पर ही विशेष टीकाकरण किया जाएगा, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, और इसके अलावे भारत ने यहाँ 100 बेड का कैंसर अस्पताल निर्माण कराने का निर्णय लिया है। इसमें सहयोग करेगा और इसके लिए भारत $800 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है। ये देखिए, $800 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी किसी देश को ये ऋण जारी किया है और ये सब्सिडाइज रेट पर ये ऋण दिया जाता है। दोनों देशों के बीच में सद्भावना का विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट,
गंगा बोलगा वार्ता। गंगा बोलगा वार्ता कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। और किसके बीच में? भारत और रूस के बीच में। इसका थीम क्या था? कनेक्टिविटी। और इस वार्ता में दोनों देशों का विशेषज्ञ है, उन्होंने संवाद किया और इसका जो आयोजन किया विदेश मंत्रालय किया है। कौन किया है? विदेश मंत्रालय। कि दोनों देशों के बीच में हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों को मजबूत कैसे कर सकते हैं, हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसे खूबसूरत हो, इस वार्ता का मुख्य विषय था। और ये कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली। पूछेगा ये कहाँ आयोजन हुआ? नई दिल्ली। इसका मुख्य थीम क्या था? कनेक्टिविटी। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कोबी ब्रायंट। कोबी ब्रायंट जो है अमेरिका का बास्केटबॉल खिलाड़ी था, जिसका हाल में निधन हो गया। वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, इसके साथ एक की इसकी बेटी की भी जान चली गई। तो प्रश्न पूछेगा कोबी ब्रायंट का संबंध किस देश से और किस खेल से है? तो अमेरिका से है और बास्केटबॉल से इसका संबंध है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट भारत पर्व 2020। भारत पर्व 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका मकसद क्या है? इस समारोह का आयोजन लाल किले में किया गया और इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और देश की समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। अभी पूछ सकता है बताओ पर्यटन मंत्री देश का कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल है। अब भारत पर्व 2020 का आयोजन जो नई दिल्ली में किया गया, इसका थीम क्या था? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। थीम पूछ लेगा। इसका थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ध्यान में रखना है। और इसका मकसद क्या? देखो अपना देश। भावना क्या था इसके पीछे? देखो अपना देश और पर्यटन को बढ़ावा। इसी तरह विदेश मंत्रालय ने भी आयोजन किया था देश में पर्यटक लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए। भारत को जानो तब मानो। इसका उद्देश्य क्या है? कि भारत में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना है। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। भारत पर्व को आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये बड़ा धमाकेदार टॉपिक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। और यहाँ से प्रश्न हमेशा आता ही आता है। पद्म पुरस्कार 2020 जो है, ये ऑलरेडी यह पुरस्कार इस वर्ष 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया और 16 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, 118 लोगों को पद्मश्री दिया गया। ध्यान में रखेंगे, 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री दिया गया है। और यह किस लिए दिया जाता है? यह सोशल वर्क के लिए दिया जाता है, वेलफेयर वर्क के लिए दिया जाता है, पब्लिक वर्क के लिए दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विशेष उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, व्यापार उद्योगों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, औषधि के क्षेत्र में, शिक्षा साहित्य क्षेत्र में सेवा करने वाले लोगों को यह प्रदान किया जाता है। ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछेगा कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? 7। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 16। पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? 118। बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब सवाल है कि पद्म विभूषण जो दिया गया है 7 लोगों को, इसमें इम्पोर्टेंट कौन है? तो पहला जॉर्ज फर्नांडिस, हमारे रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, ये पॉलिटिशियन रहे हैं और इनका संबंध बिहार से है। बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, 66वीं पीटी में बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखना है। अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया है, इनका संबंध पॉलिटिक्स से रहा है और ये वित्त मंत्री के रूप में ज़बरदस्त कार्य किया है और इनका संबंध दिल्ली से है। अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनका संबंध पॉलिटिशियन है और इनका संबंध मॉरिशस से है। ध्यान में रखना है। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस का राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री, आपको हमें मैसेज कर कर बताना है। नेक्स्ट, एमसी मैरी कॉम का संबंध खेल से है और ये मणिपुर राज्य से हैं, इसे ध्यान में रखना है। और ये पहली महिला खिलाड़ी है, ये ध्यान में रखिएगा, जिसे पद्म पुरस्कार से पद्म विभूषण से नवाजा गया है, इसे ध्यान में रखना है। ये 8 पदक इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट, छन्नूलाल मिश्र, इनका संबंध कला से है और यूपी से है, ये साहब हैं। सुषमा स्वराज, मरणोपरांत से मिला, विदेश मंत्री के रूप में ज़बरदस्त कार्य किया है
और ये पॉलिटिशियन रही है और इसका संबंध दिल्ली से है। पीएम उडुपी ये मरणोपरांत मिला है, ये स्पिरिचुअल लीडर के रूप में अपने को स्थापित किया है और ये इनका संबंध कर्नाटक से रहा है। स्टेट पूछता है, क्षेत्र पूछता है और व्यक्ति पूछता है कौन सा पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण या भूषण, ध्यान में रखेंगे। पेटेंट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, छूटने वाला नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखेंगे। पद्म भूषण 16 लोगों को मिला है, जिसमें हमने कुछ लोगों को शामिल किया है। बालकृष्ण दोषी का संबंध वास्तुकला से है और ये गुजरात राज्य से है। एस.सी. जमीर का संबंध पॉलिटिक्स से है और ये नागालैंड से हैं। आनंद महिंद्रा का संबंध उद्योग से है, ये महाराष्ट्र से हैं। सुश्री पी.वी. सिंधु का संबंध खेल से है, तेलंगाना राज्य से है। एन.आर. माधव मेनन का संबंध राजनीति से है, केरल राज्य से है। मनोहर पारीकर का संबंध पॉलिटिक्स से रहा है और ये गोवा का मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है, अब ये नहीं रहे। इसके अलावा 10 और लोग हैं। इम्पॉर्टेंट सेक्शन को याद रखना है आपके सफलता के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट पॉइंट, पद्मश्री। पद्मश्री जहीर खान को मिला, 118 लोगों को मिला है, जिसमें कुछ लोगों को हमने शामिल किया है। जहीर खान का संबंध खेल से है और ये साहब महाराष्ट्र से हैं। सुश्री इंदिरा बोरा का संबंध कला से है, ये असम से है। अब्दुल जब्बार ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और मरणोपरांत मिला है, ये मध्य प्रदेश से है। सुश्री शांति जैन कला से है और ये बिहार से हैं। करण जौहर ये कला से, महाराष्ट्र से, बिहार से हैं, इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर शांति राय ये जाने माने चिकित्सक हैं और पटना के कंकड़बाग से हैं और ये बिहार की है, इसीलिए ध्यान में रखना है। डॉक्टर रामजी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ऑलरेडी बिहार से है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट। जावेद अख्तर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। सुरेश वाडकर का संबंध कला से और ये महाराष्ट्र राज्य से है। प्रेम वत्स व्यापार और इनका संबंध कनाडा से रहा है। रोमेश वडवानी इंडस्ट्री से संबंधित हैं, यूएस से संबंधित हैं। कंगना रनौत ये जाने माने नायिका है और इसका संबंध महाराष्ट्र से है। जीतू राय का संबंध खेल से है और ये जो है आपका यूपी से राज्य से संबंधित है, इसे ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बड़ी योजना है, ये मानव कल्याण से संबंधित है, इसे ध्यान में रखना है। शिव भोजन थाली योजना। शिव भोजन थाली योजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इस योजना के तहत जो निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। रियल में राइट टू फूड के तहत ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भूखा न रहे, ये खाने का अधिकार सबको होना चाहिए और ये 26 जनवरी 2020 से लागू किया गया। सार्वजनिक स्थल पर ये उपलब्ध कराया जाएगा, 10 रुपया में भर पेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका संबंध महाराष्ट्र से रहा है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ASAT हथियार प्रणाली। इसका मतलब होता है एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम है ये एक प्रकार से, और यह DRD के द्वारा इस प्रणाली का प्रदर्शन 26 जनवरी 2020 को किया गया, ध्यान में रखना है। और यह जो अभी टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास है, रूस के पास है और चीन के पास है। भारत ऐसा प्राप्त करने वाला चौथा देश है, ध्यान में रखेंगे। और 27 मार्च 2019 को याद कीजिए कि भारत अपनी पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने अपने अंतरिक्ष में उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। 3 मिनट में 300 किलोमीटर ऊपर ऊंचा सैटेलाइट था, जिसको नष्ट कर दिया है। और ये भारत ये क्षमता प्राप्त किया है कि किसी भी सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। याद रखेंगे, भविष्य में जो वार होगा स्पेस वॉर, और स्पेस वॉर होगा तो अंतरिक्ष में भी हमें मजबूत होना है। अमेरिका ने तो स्पेस सेना गठित कर दिया, ये ध्यान में रखना। अंतरिक्ष सेना का गठन कर दिया है, अंतरिक्ष बल का गठन कर दिया है, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। तो इस प्रकार से भारत ने 1976 बाह्य अंतरिक्ष नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है। इस संधि के तहत वायु अंतरिक्ष में बड़े स्तर पर विनाशकारी हथियारों पर प्रतिबंध है, ये ध्यान में रखना है। और भारत ने ये डेवलप किया है और ये
मान लिया कि विरोधी उपग्रह को गिराना है तो ये क्षमता भारत सरकार हासिल कर लिया है, भारत ने हासिल किया है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसका मिशन का क्या नाम था? मिशन शक्ति। 27 मार्च 2019 को इस मिशन के माध्यम से हमने सैटेलाइट को मार गिराया। सैटेलाइट भी दो तरह का होता है, ध्यान देना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। अब ऑलरेडी एक है सैटेलाइट जो है जिसको नष्ट किया जा सकता है और दूसरा है निष्क्रिय किया जा सकता है। तो नष्ट करने के लिए काइनेटिक एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम का यूज करते हैं, और किसी भी हम सैटेलाइट को निष्क्रिय करना चाहते हैं तो नॉन काइनेटिक एंटी वेपन सिस्टम के माध्यम से हम इसको निष्क्रिय करते हैं। अब है कि हम देख रहे हैं कि किसी भी दुश्मन का सैटेलाइट ऊपर है और इस सैटेलाइट को हमको निष्क्रिय करना है, तो हम क्या करेंगे? नॉन काइनेटिक एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम का उपयोग करेंगे। और यदि इसको नष्ट करके हमको गिरा देना है ऑलरेडी, तो यह क्या करेंगे? काइनेटिक एंटी सैटेलाइट वेपन का यूज़ करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला भारत कैमा देश? चौथा देश। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये इसमें ADTCR का पूरा नाम क्या होता है? एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार, जो इसी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। UPSC का पैटर्न क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद आजकल चर्चा में है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है और 171 के तहत विधान परिषद में संरचना का प्रावधान है। अभी नवंबर 2019 में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद थी। कहाँ कहाँ? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अभी हाल में क्या किया? 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए मंजूरी प्रदान किया। विधान परिषद को समाप्त करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दिया। वहाँ विधान परिषद में सीट कितना था? 58 सीट। कहा जा रहा है कि वहाँ पर विपक्ष का बहुमत था, पक्ष का बहुमत नहीं था, इसलिए ये इसको समाप्त करने का निर्णय लिया और इसलिए वहाँ से विधानसभा में प्रस्ताव ये पारित कर दिया। दोनों सदन में बहुमत से पारित हो गया। इस प्रकार ऑलरेडी विधानसभा क्या विघटित हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। विधान परिषद विघटित हो गया। तो इस प्रकार विधान परिषद का गठन और विघटन के लिए ऑलरेडी हमारा प्रस्ताव लाया जाता है और इसके लिए विधानसभा के माध्यम से संसद से अनुमति ली जाती है और गठन कर सकते हैं और इसकी हम विघटन भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, पहले भी यहाँ पर विधान परिषद को विघटित किया गया था, फिर गठित किया गया, फिर विघटित कर दिया गया। ये विधानसभा का विशेषाधिकार है जिस पर संसद की अनुमति लेनी अनिवार्य है। विधान परिषद की संरचना की हम चर्चा करते हैं तो विधान परिषद हमारा क्या है? राज्य में राज्य कार्यपालिका का उच्च सदन है और ये अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता और इसका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब इसमें सदस्य 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से लिया जाता है, 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, 1/12 स्नातक स्तरीय द्वारा निर्वाचित किया जाता है और 1/12 राज्य के अध्यापकों के बीच से ये चुना जाता है। ध्यान में रखना है और ये प्रश्न बार बार UPSC पूछती है, ये भी ध्यान में रखेंगे इंडियन पॉलिटी में। नेक्स्ट पॉइंट, रेलवे चर्चा में 2024 तक इसने टारगेट रखा है कि भारतीय रेलवे का 100% हम विद्युतीकरण कर देंगे और 100% ये बिजली से चलाया जाएगा, डीजल से नहीं चलाया जाएगा। भारत सरकार ने कहा है 17-18 में हमने 4000 किलोमीटर मार्ग को विद्युतीकृत किया है और 2030 तक रेलवे को कार्बन उत्सर्जन मुक्त किया जाएगा। एक कार्बन उत्सर्जन जो है ये बेहद घातक है। पर्यावरण और आर्थिक विकास में हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारा इंडस्ट्री से या जो हमारा ये तेल वगैरह जो जलता है उससे जो कार्बन का उत्सर्जन होता है उन सारे उत्सर्जन को हमें रोकना है, ये ध्यान में रखना है।
कार्बन उत्सर्जन में सबसे टॉप पर कौन? चीन, दूसरा पे कौन? यूएसए, और तीसरा पे कौन? भारत है। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हालांकि भारत सरकार ने ये भी तय किया है कि हम आने वाले समय में 35% कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। ये ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बराबर पूछा गया है। रेल मंत्री वर्तमान में कौन? पीयूष गोयल, और विनोद कुमार यादव जो है हमारा रेलवे भर्ती बोर्ड का चेयरमैन है। नेक्स्ट पॉइंट, बोडो समझौता। यह समझौता नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 9 शाखाओं के साथ किया गया। ये क्या है? उग्रवादी संगठन है नॉर्थ ईस्ट का। इसके अनुसार बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, चिरांग, कोकराझार, बांसका, उदलगुड़ी, ये 4 जिला है, में स्थानीय लोगों के लिए विशेष अधिकार होगा और इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को काम करने के लिए परमिट लेना होगा। ये भी ध्यान में रखना है। ये बोडो समझौता त्रिपक्षीय समझौता है और यह समझौता के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में सरकार शांति स्थापित करना चाहता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। इसमें केंद्र सरकार, असम सरकार और उग्रवादी संगठन शामिल हुआ है। NDFB मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड द्वारा असम से काटकर एक नए राज्य बनाने की मांग किया जा रहा था। इसके पहले इन मांगों को समाप्त करते हुए अंशतः उनके मांगों को माना गया और बताया गया कि आप लोग जहां हैं वहां पर बाहरी लोग नहीं आएंगे तो ऑलरेडी उन्हें परमिट लेना होगा। ये भी ध्यान में रखना है। दिस इज़ द बोडो समझौता। प्रश्न पूछेगा इस समझौता में कौन कौन शामिल है? पहला केंद्र सरकार और दूसरा कौन सा राज्य? तो असम। किसके साथ किया गया है? असम के साथ किया गया है। ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लद्दाख है। लद्दाख चर्चा में इसलिए कि भी नया केंद्र शासित राज्य बना है, बड़ा इम्पोर्टेंट, और जम्मू कश्मीर से कटकर ये बना है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने लद्दाख को 6ठी अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। ये ध्यान में रखना है। 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को स्वशासन पर बल दिया जाता है। स्पष्ट लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और यह आदिवासी समुदाय को काफ़ी स्वायत्तता देती है ये 6ठी अनुसूची में शामिल होने के बाद, और यह समुदाय अपने लिए स्वयं कानून बनाती है, केंद्र सरकार से विशेष सहायता प्राप्त करती है और इसमें भी 4 राज्य शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और ये 5वां राज्य यदि शामिल होता है तो ये लद्दाख हो जाएगा। इसका संबंध गृह मंत्रालय से है। बराबर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखेंगे। ये तो बराबर पूछा है कि 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य नॉर्थ ईस्ट का कौन कौन है, तो ये 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अक्साई चीन लद्दाख का ही हिस्सा है। अब देखिए थोड़ा सा लद्दाख को देख लीजिए। ये है लद्दाख, जिसमें अक्साई चीन है, जिस पर ये चीन का कब्जा है। ये लेह है और ये करगिल है। करगिल किस में? लद्दाख में। लेह किस में? लद्दाख में। अक्साई चीन कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख का स्थापना कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। इस पर हमने स्पेशल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर एक ऑलरेडी हमने इस पर स्पष्ट क्लास लिया है और यह क्लास उपलब्ध इसी YouTube चैनल पर है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ का डिप्टी गवर्नर कौन? RK माथुर। इसे ध्यान में रखना है। यहाँ विधानसभा नहीं होगा, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। एग्री बिजनेस रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है, यह महाराष्ट्र भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए $210 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। स्पष्ट पूछेगा कि ये बताओ एग्रीकल्चर बिजनेस रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट किन के बीच में ये समझौता किया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार है, भारत सरकार है और वर्ल्ड बैंक है। इसमें $210 मिलियन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और इसके तहत 30 जिलों में ऑलरेडी यहाँ पर कृषि टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया जाएगा। ये ध्यान में रखना है। जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकी के बारे में बताया जाएगा और इस ऋण का
मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा? 13.5 वर्ष। कितना वर्ष? 13.5 वर्ष, ध्यान में रखना है। ग्रेस के बाद यह 6 वर्ष और हो जाएगा, लगभग 20 वर्ष में यह ऋण को चुकाना है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? IBRD के द्वारा। वर्ल्ड बैंक आप जानते हो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैंक है। इसकी स्थापना 1945 के हुआ है। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसका अभी अध्यक्ष कौन? डेविड मलपास है। और इसका 5 एजेंसी है, बड़ा इम्पोर्टेंट। कौन कौन? एक मीगा है, दूसरा ICSID है, तीसरा IBRD है, चौथा IDA है, पाँचवा IFC है। इकोनॉमी का बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमी में मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाया भी पहले है। यहाँ पर ऑलरेडी PDF इसका उपलब्ध है, आसानी से लेकर समझा जा सकता है, ध्यान में रखना है। जहाँ तक महाराष्ट्र की हम इस प्रोजेक्ट से संबंधित बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ का राज्यपाल है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। वेस्ट टू एनर्जी मतलब कचरा से ऊर्जा कैसे बनाया जाए। ऑलरेडी यह रेलवे द्वारा स्थापित पहला प्लांट है, लेकिन भारत में ये चौथा है, ये भी ध्यान में रखना है। और यह पॉलीक्रैक टेक्निक से 24 घंटे में प्लास्टिक को हल्का डीजल और गैस और कार्बन पाउडर में बदला जाता है। सोच लो, प्लास्टिक को डीजल में, गैस में, कार्बन पाउडर में बदला जाता है। और गैस और कार्बन पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? ईंट का निर्माण बनाने में। और यह प्लांट रोजाना 500 किलोग्राम कचरे को प्रोसेस कर सकता है। इस प्रकार वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, मतलब कचरे से कैसे ऊर्जा उत्पन्न करें, ये भी ध्यान में रखना है। और इसके पहले 3 इस तरह का प्लांट स्थापित किया है। पहला इन्फोसिस, दूसरा दिल्ली गवर्नमेंट और तीसरा हिंडाल्को और चौथा रेलवे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछेगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कौन स्थापित किया है? पहला इन्फोसिस, दूसरा दिल्ली, तीसरा हिंडाल्को, चौथा रेलवे और पाँचवा ऑल ऑफ दीज, ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रैमी अवार्ड 2020। ग्रैमी अवार्ड 2020 जो है ऑलरेडी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और यह अवार्ड 1959 से दिया जा रहा है। और बेस्ट एल्बम अभी इगोर को मिला है, ये ध्यान में रखना है। और बेस्ट सॉन्ग अवार्ड को प्रदान किया गया है। बेस्ट कॉमेडी एल्बम स्टिक्स एंड स्टोन्स को मिला है और ये देव चैपल है इसका डायरेक्टर। और बेस्ट म्यूजिक ऑलरेडी सेलिया को मिला है, ये भी ध्यान में रखना है। यह पुरस्कार संगीत क्षेत्र में द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। किसके द्वारा? द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, और इसका संबंध संगीत से है, ये ध्यान में रखेंगे। बराबर क्वेश्चन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अंडर वाटर मेट्रो, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का निर्माण हुगली नदी में किया जा रहा है और ये 33 मीटर नीचे है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसके द्वारा 1 मिनट से भी कम समय में नदी को पार किया जा सकता है। इसकी लंबाई कितना होगा? 520 मीटर, ये ध्यान में रखना है। और ये साल्ट लेक से हावड़ा के बीच में ऑलरेडी मेट्रो प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है और इस नदी से गुजरेगा, ये भी ध्यान में रखना है। ये अंडर वाटर मेट्रो है, ये नदी के नीचे से है, ये ध्यान में रखेंगे, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और 2009 में ही शुरू हुआ था, इसका विकास धीरे धीरे हुआ है, 2021 तक ये पूरा हो जाएगा और एक प्रकार से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगा भारत सरकार और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट तरनजीत सिंह संधू, ये अमेरिका में भारत का नया राजदूत है। कौन? तरनजीत सिंह संधू, ध्यान में रखेंगे। सुनील मेहता ये कौन है? तो सुनील मेहता IBA का चेयरमैन है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का CEO जो है सुनील मेहता है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और IBA क्या करता है? ये बैंकिंग के जितने सारे स्टाफ हैं उनके हितों का संरक्षण प्रदान करता है और बेहतरीन ट्रेनिंग उपलब्ध कराता है, ये भी ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट, रिपब्लिक डे जो परेड हुआ था तो उसमें झांकी पुरस्कार दी गई थी और यह पुरस्कार मिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया था। राजनाथ सिंह हमारे जाने माने डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो परेड की झांकी पुरस्कार में नंबर 1 जो मंत्रालय में मिला है जल शक्ति को, प्रथम पुरस्कार असम को मिला, द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश उड़ीसा को मिला, तृतीय उड़ीसा को मिला और यदि विभाग की बात होगी तो ये आपदा राहत विभाग को मिला है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, यह चर्चा में इसलिए कि इन्हें कतर का प्रधानमंत्री बनाया गया है और कतर का राजधानी कहाँ, दोहा, जो पश्चिम एशिया में स्थित है। इसकी जनसंख्या कितना, 27 लाख और ये नया प्रधानमंत्री है, ये बराबर पूछ सकता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डेफ एक्सपो इंडिया 2020। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 जो द्विवार्षिक होता है और इसका आयोजन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। इसका थीम क्या है, तो भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब, ये ध्यान में रखना है। और इसका अभी हमारा रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। इसका सचिव कौन, तो अजय भल्ला, ये ध्यान में रखना है। पनडुब्बी अभी आजकल चर्चा में है, कमोर्तो, कदमत, किल्टन और कवरत्ती। ये जो पनडुब्बी है इसका निर्माण गोल्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया है और 100 युद्धपोत निर्मित करने वाला भारत का पहला शिपयार्ड है, ये ध्यान में रखना है। और इसे मिनी रत्न का दर्जा है, ये कोलकाता है, कोलकाता वाला गोल्डन रीच शिपयार्ड इंजीनियरिंग द्वारा डेवलप किया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एयरफोर्स अभी चर्चा में, क्योंकि इन्होंने अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना 200 लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण करेगी, जिसमें 83 तेजस शामिल होगा और यह हाल द्वारा निर्मित है। हाल का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है और इसका अध्यक्ष आर माधवन है, ध्यान में रखना है। मिराज हमारा विमान कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। जगुआर इजराइल फ्रांस दोनों से है। मिग और सुखोई और वाइसन कहाँ से प्राप्त हमने किया है विमान को, रूस से किया है, तो ये पूछ सकता है, ध्यान में रखना है। कंपोजिट रीजनल सेंटर जो है अंडमान निकोबार में स्थापित किया गया है और ये 10वां है, 9 गो इस तरह बन चुका है, ये पटना में भी स्थित है, ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, दिव्यांगजनों के लिए अधोसंरचना और संसाधनों का निर्माण करना और इसका संबंध केंद्रीय सामाजिक न्यायिक सहकारिता मंत्रालय द्वारा है और ये इसका मंत्री कौन, थावरचंद गहलोत, इसे ध्यान में रखना है, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, भुवन पंचायत 3.0। भुवन पंचायत 3.0 29 जनवरी 2020 को इसरो ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। भुवन पंचायत 3.0 29 जनवरी 2020 को इसरो ने लॉन्च किया है और इसके तहत इसरो ग्राम पंचायत को साथ मिलकर कार्य करेगा। यह एक उपग्रह ऐप है जिसके द्वारा पृथ्वी को 2D और 3D फॉर्म में आसानी से देखा जा सकता है। इसके माध्यम से हम डेटा को विजुअलाइज करेंगे और डेटा को एनालाइज करेंगे और आसानी से पंचायत लेवल पर अपने किसी प्रोजेक्ट को हम आसानी से लागू कर सकते हैं, देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं और शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, कुष्ठ रोग को समाप्त करना और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। इसे हैंसन डिजीज भी कहा जाता है और एक प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज है जिसके लिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जिम्मेदार है। और इसका थीम क्या है, भेदभाव, कलंक और पूर्वाग्रह को समाप्त करना। और भारत में कहा जाता है 1 लाख में 1 लोग इस बीमारी से पीड़ित है, बड़ा इम्पोर्टेंट और भारत सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट, एसोएल्बेन। एसोएल्बेन का संबंध क्या है, साइक्लिस्ट है ये
और ये ट्रैक साइकिलिंग से इसका संबंध है। इसका संबंध अंडमान एंड निकोबार राज्य से है और इसने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। प्रश्न पूछेगा एसओ एल्वेन का संबंध किस खेल से, तो साइकिलिस्ट से है, एथलेटिक्स से है। ये ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सचिव अभी कि विदेश सचिव किसे बनाया गया, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। हर्षवर्धन श्रृंगला इज अ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और इसने विजय केशव गोखले का स्थान लिया, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा कि बताओ 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, तो ये संविधान है। लेकिन इसी में पूछ लेगा कि अंग्रेजी वर्ड ऑफ द ईयर कौन है, तो क्लाइमेट इमरजेंसी है, ध्यान में रखना। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो विषय ध्यान खींचता है वो वर्ड ऑफ द ईयर हो जाता है। भारत में धारा 370 को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर और CAA बिल को लेकर संविधान का ध्यान लोगों का खींचा गया और ऑलरेडी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर संविधान हो गया, अंग्रेजी वर्ड ऑफ द ईयर क्लाइमेट चेंज हो गया, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। और गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है। और आलू उत्पादन में भारत का स्थान कैमा, तो ये दूसरा है। और जबकि राज्य के स्तर पर आलू का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ऑलरेडी गुजरात में होता है, तो ये ध्यान में रखना है। और कहा जाता है सब्जी का राजा कौन, तो आलू। ऐसे भी कहावत है, समोसे में आलू और बिहार में लालू, बड़ा ये टैगलाइन फेमस था, इसको ध्यान में रखकर स्टडी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला जो है ये चलाया गया था भारत की तरफ से, भारतीय नौसेना की तरफ से, ये ध्यान में रखना है। ये किस लिए चलाया गया था? क्योंकि ऑलरेडी वो चक्रवात से परेशान था। उसका क्या नाम था? DNA चक्रवात। तो DNA चक्रवात से परेशान था, तो इसके लिए मेडागास्कर की सहायता के लिए भारत ने इस ऑपरेशन का शुरुआत किया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना अपनी एरावत पोत को मिशन में लगाया था। कौन सा पोत? एरावत पोत। तो ऑपरेशन वनीला में नौसेना के द्वारा कौन सा पोत का इस्तेमाल किया गया? एरावत पोत का। ऑपरेशन वनीला किस देश में किया गया, किस द्वीप पर किया गया? तो मेडागास्कर। किसके लिए? चक्रवात से निपटने के लिए। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक हथियार उत्पादक देश। सर्वाधिक हथियार उत्पादक देश कौन? अमेरिका। दूसरा कौन? चीन। ये ध्यान में रखना है। लेकिन सर्वाधिक मिलिट्री पे खर्च कौन करता है? अमेरिका। दूसरा कौन? चीन। तीसरा कौन? भारत। और पूरे वर्ल्ड में मिलिट्री पर खर्च 1917 अरब डॉलर है। ये भी ध्यान में रखना है। ये रिपोर्ट किसका है? सिप्री का। सिप्री क्या है? स्वीडिश थिंक टैंक है और यह रिपोर्ट जारी करता है, ध्यान में रखना है। भारत हथियार खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला सऊदी अरब है। अब भारत जो सर्वाधिक निर्यातक हथियार कौन? अमेरिका। लेकिन भारत सर्वाधिक हथियार का आयात कहाँ से करता है? तो रूस से करता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। पहले मैं करंट अफेयर में इसे बता चुका हूँ, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, ये जो सरकार हथियार पर इतना पैसा खर्च करती है, परमाणु हथियार बनाती है, फलाना हथियार बनाती है, चिलाना हथियार बनाती है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोगों का जीवन स्तर काफ़ी निम्न है। बहुत लोगों के अंदर कुपोषण है और भूखमरी है। तो पूरे विश्व के सरकार को यह विचार करना चाहिए कि रक्षा खर्च को कम करके सामाजिक खर्च को बढ़ाया जाए और लोगों को बेहतरीन जीवन जीने का एक अवसर उपलब्ध कराया जाए। ये ध्यान में काश ये हो जाए तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 34वां 2020 कहाँ लगा? तो हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद में। पूछेगा इसमें कि बताओ थीम स्टेट कौन सा राज्य?
तो हिमाचल प्रदेश। थीम स्टेट कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश, ध्यान में रखेंगे। और इसमें भागीदार और आकर्षक राष्ट्र कौन? तो उज्बेकिस्तान। ये दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। थीम स्टेट और ऑलरेडी आकर्षक राष्ट्र कौन रहा, भागीदार राष्ट्र कौन रहा, तो ये ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश थीम स्टेट बनाने का मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश की सभ्यता संस्कृति को और कला को यहाँ प्रदर्शन किया गया और कल्चर का ट्रांसफ़र किया गया है राज्य स्तर पर, ध्यान में रखना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मंथली रिपोर्ट ये कौन जारी करती है? नीति आयोग। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है? ये पिछड़ा राज्य है, ये पिछड़ा राज्य है। नीति आयोग ने यह जारी कर दिया है लिस्ट कि भारत में लगभग 117 जो पिछड़ा राष्ट्र है, वो पिछड़ा जिला है, वो वहाँ पर तेज़ी से विकास किया जाएगा और इसके लिए एक डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया गया है और सारा डीएम को यह जिम्मेदारी दी गई है कि ये बताओ तुमने पर मंथ और पर ईयर शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सुधार किया, सफाई स्वच्छता के क्षेत्र में क्या सुधार किया, बताओ ये वृद्धि हो रहा है कि नहीं। यदि ये वृद्धि हो रहा है तो ठीक है, वह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा राज्य धीरे धीरे वो आगे हो जाएगा, जिला धीरे धीरे आगे हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंट को डिप्लॉय करने का प्रयास किया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट, भारत का कोई भी जिला पिछड़ा न हो, और ये टारगेटेड डेवलपमेंट स्कीम है। ये बहुत बड़ी बात है, इसे ध्यान में रखना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत 2018 में शुरू किया गया था, इसे ध्यान में रखना है और इसमें मुख्य रूप से 5 विषय शामिल है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, और इसी आधार पर पहला जो डिस्ट्रिक्ट का इसमें चयन किया गया है वो यूपी का चंदौली है, और दूसरा बोलनगिर उड़ीसा का है, तीसरा बागेश्वर जिला आंध्र प्रदेश का, और चौथा झारखंड का साहिबगंज है। झारखंड के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट, जेपीसी के लिए ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट संप्रति 9 एक सैन्याभ्यास है और फरवरी महीना में फरवरी 2020 में मेघालय के उमरोई में यह हुआ। यह अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में रक्षा सहयोग के लिए हुआ है और इसके माध्यम से मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद का सॉल्यूशन निकलेगा और आपसी समझ को बढ़ाएगा और स्ट्रैटेजिकली कोऑपरेशन दोनों देश के बीच में बढ़ेगा और इससे ऐतिहासिक संबंध और मजबूत होगा। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये भी ध्यान में रखना है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना काफ़ी बेहतरीन शासन कर रही है और बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में काफ़ी सफलीभूत हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है और यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। इसमें भी 17 लक्ष्य रखा गया है और इसका मकसद क्या है कि आप जो विकास कर रहे हो वो पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं, ये ध्यान में रखना है, और गरीबी मिट रहा है कि नहीं, लोगों में साक्षरता बढ़ रही है कि नहीं, सामाजिक समावेश हो रहा है या नहीं। तो ये बहुत सारे बिंदु को इसमें शामिल किया गया है और नंबर 1 पर केरल राज्य है, इसे काट देंगे, और दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, तीनों एक ही लाइन में है, और केंद्र शासित राज्यों में नंबर 1 चंडीगढ़। दुर्भाग्य की बात है कि SDG इंडेक्स में सबसे जो पिछड़ा राज्य है हमारा बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। सोच लीजिए, हमारी स्थिति ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश से भी बदतर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ये बड़े दुख की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, बजट निर्माण प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया जाता है और इसमें 4 पैरामीटर है कि बजट का प्रोसेसिंग कैसा है और डेटा का सार्वजनिक प्रकाशन कैसा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है और नागरिकों के साथ सरकार का मैत्रीपूर्ण संबंध कैसा है। इस आधार पर नंबर 1 जो राज्य चुना गया है असम, नंबर 2 है उड़ीसा और नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट,
चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल 2020, ये ऑलरेडी मेडिकल एबॉर्शन अमेंडमेंट बिल 2020 है और इसके तहत 1971 में संशोधन किया गया है। इसके तहत चिकित्सा गर्भपात को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है और ये केवल विशेष श्रेणी महिलाओं के लिए है जो रेप की शिकार है और दिव्यांग महिला है, उसके लिए ऑलरेडी ये किया गया है। गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान किया है ऑलरेडी शाह समिति ने, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये ध्यान में रखना है और ये 24 सप्ताह गर्भ धारण करने तक ही ये गर्भपात कराया जा सकता है, पहले 20 सप्ताह था, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जनवरी 2020 में हुआ न्यू दिल्ली में और इसका आयोजन टेरी के द्वारा, टेरी का मतलब द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, और इसका थीम क्या है? इसका थीम टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट। और टेरी सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों के विभिन्न वैश्विक मुद्दों, ऊर्जा, जलवायु, सतत विकास पर चर्चा करना है, ध्यान में रखना है और जो भी आप विकास कर रहे हो वो सस्टेन्ड होनी चाहिए, पर्यावरण अनुकूल होना चाहिए। और सतत विकास का मतलब होता क्या है? सतत विकास का मतलब होता है कि वैसे विकास जिसके अंतर्गत संसाधन का उपयोग हम इस तरह करें ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा रहे और पर्यावरण अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट, बाला देवी अभी चर्चा में है। ये महिला फुटबॉलर है और मणिपुर की खिलाड़ी है। यह क्या किया? यह किसी विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है। ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पोर्टेंट। 25 बार में 20 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही है। 15 वर्ष में राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था, 15 वर्ष की उम्र में ही, ध्यान में रखना है। अभी तक 58 मैच में ये 52 गोल की है। वे दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली महिला खिलाड़ी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। स्कॉटिश विमेन प्रीमियर लीग, यूरोपियन क्लब ऑलरेडी रेंजर है, उसी से ये ऑलरेडी जुड़ गई है, ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम आना है तो आना है। नेक्स्ट पॉइंट, युवा स्वाभिमान सम्मेलन योजना, युवा स्वाभिमान योजना शुरू कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन? लालजी टंडन। यहाँ पर बेरोजगारी सहायता उपलब्ध कराया गया था बेरोजगारों को 5,000 रुपया। और इसके तहत क्या किया गया था कि पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब इसे क्या बढ़ा दिया गया? 365 दिन कर दिया गया है। 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। 2020 में संशोधन किया गया था कि 100 दिन पहले ये रोजगार दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 365 दिन। और ये बेरोजगारी सहायता जो है पर मंथ 5,000 दिया जाता है। C448 ये हाई स्पीड बोट है और ये हाई स्पीड बोट है, ध्यान में रखना है। ये मंगलुरु तट पर ये डिप्लॉय किया गया है। मंगलुरु तट कहाँ? कर्नाटक। इसका उद्देश्य समुद्री निगरानी के लिए यह बोट काफ़ी उपयोगी है और रात्रि निगरानी हेतु इंफ्रारेड सिस्टम से ये लैस है, ध्यान में रखना है। और इसके किसके द्वारा? तटरक्षक के द्वारा ये डिप्लॉय किया गया है। इसका आदर्श वाक्य हम रक्षा करते हैं। 1978 से तटरक्षक बल का स्थापना हुआ और वो हमारा कोस्टल इलाका का मतलब ये हो गया, ये भारत का जितना सारा तटीय क्षेत्र है जिसकी लंबाई कितना? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ अंडमान निकोबार तो हमारा तटीय इलाका है, लेकिन द्वीप सहित 7517 किलोमीटर हो जाएगा तटीय रेखा। तो कोस्टल एरिया का रक्षा कौन करता है? तटरक्षक, कोस्टल गार्ड। तो इसके लिए एक हाई स्पीड बोट पूछेगा CC48 क्या है? तो दिस इज द हाई स्पीड बोट है। डिप्लॉय कहाँ किया गया है? तो मंगलुरु तट पर। नेक्स्ट पॉइंट है रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड ऑफ द ईयर 2019 उसे ऑलरेडी प्रदान किया गया है। और इसका संबंध कहाँ से है? हरियाणा की खिलाड़ी है और वे विश्व में इस खिताब को जीतने वाली
पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है, ध्यान में रखना है। इसका कोच कौन है? तो बलदेव सिंह है। इसे क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के रूप में जानी जाती है। 2020 में इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो अभी हमने बताया था, ये ध्यान में रखना है। तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड ऑफ द ईयर में पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया, दूसरा स्थान इस्लाम है और तीसरा रिचा स्टीन है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोना वायरस, और ये कड़कड़ा दिया है, अभी ध्यान में रखना है। ये गर्दा उड़ा दिया पूरे वर्ल्ड को, ध्यान में रखना है। ये ऐसा सताया है कि ये पूरा आगे आने वाले समय में इसे याद रखा जाएगा। 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, इमरजेंसी घोषित कर दिया, ये ध्यान में रखना, और इसे पैंडेमिक घोषित कर दिया, ये ध्यान में रखना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट। पैंडेमिक का मतलब ये ऐसा बीमारी है जो देश की सीमा को नहीं पहचानता, मतलब कहीं भी ये फैल सकता है, ध्यान में रखना है। इसका पहला मामला कहाँ पाया गया? तो ये चीन वुहान में पाया गया। कहाँ? चीन वुहान में। और भारत में पहला मामला कहाँ देखा गया? केरल में, ध्यान में रखेंगे। ये बीमारी जो है, इसमें लक्षण क्या है? बुखार है, खांसी है, थकान है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, डायरिया भी हो सकता है, और इसमें लेकिन नाक नहीं चलता, ये भी ध्यान में रखना है। सूंघने और स्वाद की क्षमता खत्म हो जाती है, कम जाती है। सर्वाधिक मृत्यु दर कहा जाता 80% से ऊपर के लोगों को हुआ है, और कहा जाता यह वायरस तो काफ़ी सूक्ष्म है लेकिन बेहद प्रभावशाली है। मानव के बाल की तुलना में ये 900 गुना छोटा है, ये ध्यान में रखो। देखे में छोटा लगे बट घाव करे गंभीर, पूरे वर्ल्ड को दुष्प्रभावित कर दिया ये वायरस, ध्यान में रखना है। और जो बड़ा बड़ा हथियार बना रखा था, अमेरिका हो गया, ये लोग एक छोटा सा वायरस से ये परेशान है। भारत भी बेहद परेशान है, ध्यान में रखना है, और अपने को बचाव करना है। नोवेल कोरोना वायरस का ही ये 7वां वायरस है, कोई नया वायरस नहीं है। ऑलरेडी इसका 7वां फैमिली के रूप में ऑलरेडी आया है। इसका लक्षण सार्स से मिलता जुलता है, और कोरोना का आनुवांशिक संरचना 80% चमगादड़ों में पाए जाने वाले सार्स वायरस जैसे, इसलिए कहा जाता है कि यह जो वायरस है चमगादड़ से फैला है। कोविड-19, ये कोरोना वायरस डिजीज 19 है, इसका पूरा नाम क्या होगा? कोविड-19 का ये किसने दिया? WHO ने दिया। सार्स कोविड-2 वायरस है ये कोरोना, ये भी ध्यान में रखना है। अब इसके वायरस के लिए सावधानी क्या करना है बचने के लिए? तो रुमाल हम रखेंगे, और अपना जो है रुमाल के माध्यम से हम अपने नाक को ढके रहेंगे, और साबुन से हाथ धोना है, और हाथ से अपने चेहरे को ज़्यादा बार बार छूना नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्राउन जैसा होता है। पहली बार कोरोना वायरस का पहचान 1960 में हुआ, ये भी ध्यान में रखना है। और इसके लिए दवा उपयोगी हो रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये भारत में प्रति माह 40 टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन होता है। ये दवा कोरोना का नहीं था, मलेरिया के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इससे इम्यून सिस्टम अति सक्रिय हो जाता है, और यही प्रॉब्लम ऑलरेडी कोरोना में है कि इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर दे रहा है, इसलिए ये दवा का यूज किया जा रहा है। हालांकि ये पर्टिकुलर दवा कोरोना का नहीं है। इसका उत्पादक कंपनी कौन? एप्का, कैडिला और वेलेस। कच्चा माल कहाँ से मंगाते हैं इस दवा को बनाने के लिए? तो ब्राज़ील और चीन से। 25 मार्च को हमने रोक लगा दिया था भारत सरकार ने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भावनात्मक प्रेशर हुआ, अमेरिका ज़्यादा परेशान हो गया, इसलिए सरकार को आदेश देना पड़ा निर्यात के लिए। इस प्रकार करंट अफेयर के बारे में सोचना नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर दिसंबर तक 12 महीना का करंट अफेयर ज़बरदस्त डिस्कशन होगा, और करंट अफेयर को हम लोग गर्दा उड़ा देंगे, ध्यान में रखना है। प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, करंट को एकदम करकड़ा देना है, करंट अफेयर को गर्दा उड़ाना है, ध्यान में रखेंगे। और इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा। इसका मैंने डिस्कशन दिया है, कैसा लगा अब मैसेज करेंगे। सारा मंथ का करंट अफेयर तैयार है, और आप लोग को मिलता रहेगा। इस चैनल से जुड़ना है, PDF को प्राप्त करना है, डिस्कशन क्लास को प्राप्त करना है, और कड़कड़ा देना है। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय कुमार GS
current affairs interview expert. That's all. Jai Hind. Let it be now.